नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारत की राजनीति में एक बड़ा विरोधाभासी जो है वो परिवर्तन हो रहा है, या कहें कि परिघटना हो रही है। और हो ये रहा है कि 1990 के दशक से जब से मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई तो पिछड़ा वर्ग का राजनीति में नया प्रभाव आया, पिछड़ा वर्ग का प्रभुत्व बढ़ा। खास तौर से दो राज्यों की बात करूंगा, उत्तर प्रदेश और बिहार की। वहाँ पिछड़ा वर्ग का पर्यायवाची बन गया यादव समाज। बिहार में लालू प्रसाद यादव और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव। ये परिवार जो है, ये इनकी जो भी पार्टियां थीं वो ये पार्टियां जो है परिवार की पार्टियां बन गई। ये तो एक हुआ, ऐसी और भी पार्टियां हैं, ऐसा नहीं कि इन्हीं की पार्टियां हैं। और उसके अलावा पिछड़ा वर्ग का मतलब यादव समाज हो गया इन दोनों राज्यों में, इन दोनों नेताओं के, इन दोनों परिवारों के चलते। तो जो मार्जिनलाइज थे पहले से पिछड़ा वर्ग में, वो और ज़्यादा मार्जिनलाइज हो गए और ज़्यादा हाशिए पर चले गए। ये जो यादव समाज बिहार और उत्तर प्रदेश में है, ये नया सवर्ण बनकर उभरा, नया जो है सामंतवादी वर्ग बनकर उभरा है। इनकी राजनीति चली, सत्ता इनके हाथ में थी। अब इसको कोई चुनौती देने वाला नहीं था। जब तक इसको कोई चुनौती देने वाला नहीं था तब तक इनके लिए कोई दिक्कत नहीं थी। बिहार से शुरुआत हुई। बिहार में नीतीश कुमार ने चुनौती दी। वो अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, कुर्मी समाज से आते हैं। उन्होंने नेतृत्व दिया अति पिछड़ों को, और फिर उन्होंने दलितों में भी महादलित का एक वर्ग बनाकर दलितों में भी जो है अपनी घुसपैठ बनाई, राजनीतिक घुसपैठ। और उसके साथ साथ उन्होंने अपना जो सेकुलरिज्म का नारा था या सिद्धांत था उसको पूरी तरह से छोड़ा नहीं, बावजूद इसके कि भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। और भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिया, गठबंधन कर लिया। नतीजा ये हुआ कि अति पिछड़ा वर्ग और सवर्ण, जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट है, ये दोनों मिल गए। जब ये दोनों मिल जाते हैं बिहार में तो ये विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। और उस पर से नीतीश कुमार का नेतृत्व जो है सोने में सुहागा का काम करता रहा, अब भी कर रहा है। तो इसलिए जो है एक समय ऐसा आया 2010 में विधानसभा का चुनाव हुआ। उस चुनाव से लगा कि ये जो पार्टी है यादव समाज की, जिसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल, जिसके नेता लालू प्रसाद यादव थे, अब तेजस्वी यादव ने कमान संभाल ली है, ये हाशिए पर जा रही है। 243 की स्ट्रेंथ है विधानसभा की बिहार की। उसमें सिर्फ 23 सीटें जीता, जबकि इसके पास सबसे बड़ा कोर वोट है, यानी यादव और मुस्लिम। इसमें थोड़ा भी कुछ और जुड़े तो ये विनिंग कॉम्बिनेशन बनता है। इसके बावजूद आरजेडी 23 सीटों पर सिमट गई। और ये सिलसिला, अगर ये प्रक्रिया चलने दी गई होती तो शायद ये पार्टी हाशिए पर चली गई होती है। लेकिन सिर्फ 3 साल में नीतीश कुमार का मन बदला और उन्होंने पलटी मारी और वो फिर से लालू प्रसाद यादव के साथ चले गए। उसका नतीजा ये हुआ आरजेडी का सर्वाइवल, बल्कि आरजेडी का रिवाइवल। जहां सर्वाइवल का सवाल उठ रहा था वहां पार्टी का रिवाइवल हो गया। फिर से 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। मतलब जेडीयू नंबर 1 थी 2010 में, बीजेपी नंबर 2 थी, आरजेडी नंबर 3 पर थी, पुअर थर्ड। बीजेपी की 98 सीटें थीं और राष्ट्रीय जनता दल की 23। मतलब इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि 1/3 से भी कम, लगभग 1/4। और पूरी बाजी 15 में पलट गई। बीजेपी जो है 47-48 सीटों पर आ गई, आरजेडी 80 सीटों पर पहुंच गई और नीतीश कुमार की पार्टी 76 या 77 सीटों पर ऐसे कुछ पहुंच गई। वहां से जो है एक नई संजीवनी मिली, एक नई उम्मीद की किरण जगी आरजेडी के लिए कि सब खत्म नहीं हुआ है, खत्म नहीं होने जा रहा है। कमोबेश इस तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश में भी हुई। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार के राज से लोग परेशान हो गए थे। जिस तरह से माफिया का राज चल रहा था, माफिया को संरक्षण मिल रहा था, आम आदमी परेशान था।
घर की महिलाएं, पुरुष सब परेशान थे, किसी को अपना जीवन सुरक्षित नहीं लगता था। ये परिस्थिति हो गई थी। ऐसे में अमित शाह आए उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनकर, फिर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो उसका असर, और अमित शाह की सोशल इंजीनियरिंग, उसमें सोने में सुहागे का काम किया योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व ने। 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ। हालांकि योगी जी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया था बीजेपी ने, लेकिन सबको दिखाई दे रहा था कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा, सबसे लोकप्रिय नेता कौन है। और मैं बार बार कहता हूं कि इसका पैमाना एक ही होता है। चुनाव के समय उम्मीदवार जिस नेता की सबसे ज़्यादा सभाओं की सबसे ज़्यादा मांग करे, समझिए वही नेता सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, उसी का सबसे ज़्यादा प्रभाव है। तो 2017 के चुनाव में सबसे ज़्यादा रैलियां योगी आदित्यनाथ की हुई, और फिर 2017 में पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। और अब 224 सीट वाली, 226 सीट वाली समाजवादी पार्टी जो 2012 में जीती थी, पूर्ण बहुमत पहली बार लेकर आई थी, वो 2017 के विधानसभा चुनाव में 47 सीटों पर 47 पर सिमट गई। उसके सामने भी उसी तरह से सर्वाइवल का सवाल आ गया, लेकिन उसके रिवाइवल का रास्ता बनाया किसने? समाजवादी पार्टी ने नहीं। यहाँ कोई नीतीश कुमार नहीं थे, यहाँ बहुजन समाज पार्टी थी, उसने भी ऐसा नहीं किया। यहाँ किया भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं ने जिनके मन में ये लालसा थी और अब भी है कि किसी तरह से योगी आदित्यनाथ को राजनीति के हाशिए पर धकेला जाए। तो 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी जी का कद घटाने के चक्कर में इन लोगों ने भाजपा का कद घटा दिया और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का कद बढ़ा दिया। लेकिन उस घटना से भाजपा के उन नेताओं ने कोई सबक नहीं सीखा। उनको लगा कि बाजी अब भी हमारे हाथ में है, अब भी हम ये दांव खेल सकते हैं। और 2024 में उन्होंने जो किया, नतीजा आपके सामने है कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश से सबसे बड़ी पार्टी बनी समाजवादी पार्टी, और लोकसभा में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। तो जो समाजवादी पार्टी डूबती हुई दिख रही थी, जिसके सर्वाइवल पर सवाल उठ रहे थे, उसका ऐसा रिवाइवल हुआ, इस तरह से बाउंस बैक की कि अब वो सत्ता की दावेदारी की रेस में आ गई है। वरना लग रहा था 2027 आते आते ये पार्टी थक जाएगी और हाशिए पर चली जाएगी, लेकिन परिस्थिति बदल गई है। और जिन लोगों ने 2022 और 2024 में अपनी पार्टी के खिलाफ काम किया, सिर्फ उनकी जो खुन्नस है, उनकी जो नाराज़गी है, उनकी जो नफरत है योगी आदित्यनाथ के लिए, उसकी वजह से पार्टी को नुकसान पहुंचाया, वो लोग अब भी सक्रिय हैं। उन लोगों को अब भी इस बात का अफसोस नहीं है जो उन्होंने 2022 और 2024 में किया। तो एक विचित्र सी परिस्थिति भारतीय राजनीति में बन गई है कि पिछड़ा वर्ग और दलितों का प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, खासतौर से 2014 के बाद से। जिस तरह का सामाजिक समीकरण भाजपा ने बनाया है मोदी के नेतृत्व में, उससे पूरी पिछड़ा वर्ग की राजनीति, या कहें ये सामाजिक न्याय की राजनीति, बिल्कुल बदल गई है। भारतीय जनता पार्टी जो सामाजिक न्याय की पार्टी के रूप में या सामाजिक न्याय की लड़ाई की पार्टी के रूप में नहीं जानी जाती थी, वो चैंपियन बनकर उभरी है। सबका साथ सबका विकास, जो लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए केंद्रीय योजनाओं की झड़ी लगी हुई है, जो काम आज़ादी के बाद से नहीं हुआ, वो सब काम इन 11 सालों में हो गया, बल्कि उससे कम समय में हो गया। अब तो उसको हुए काफ़ी समय हो गया। लेकिन इसके बावजूद 2020 में मोदी के पिछड़ा वर्ग से होने के बावजूद 2020 में बिहार में भाजपा सफलता हासिल नहीं कर पाई, नीचे चली गई। और यही हुआ 2024 में लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में, जब मोदी और योगी के सबका साथ सबका विकास के नारे और उनकी विकास की योजनाओं, विकास की महत्वाकांक्षी योजनाओं और लोगों का जीवन स्तर सुधारने की जो योजनाएं थी, जो काम था, इसके बावजूद भाजपा की सीटें घट गई। तो एक तरफ तो प्रभाव बढ़ रहा है पिछड़ा वर्ग और दलितों का, दूसरी तरफ जो दिखाई दे रहा है, एक नया टर्म आया है राजनीति के बाजार में, नेपाल में जो अभी
तख्ता पलट हुआ उसके बाद नेपो किड, यानी नेपोटिज्म से जो बच्चे आए हैं, यानी नेताओं के जो बच्चे राजनीति में आए हैं या लाए गए, उनके खिलाफ अगर नेपाल को देखें तो भारी असंतोष था उनके खिलाफ। यहाँ भी कोई उनके खिलाफ बहुत आकर्षण हो ऐसा है नहीं, सवाल होता है विकल्प का। तो ये जो नेपो किड है, खास तौर से दो की बात करूँगा, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव। ये दोनों नेपो किड हैं। ये जो भी इनकी राजनीतिक हैसियत है, इनके पिता की दी हुई, उनके पिता की विरासत जो मिली है, राजनीतिक विरासत, उसके कारण है। तो नेपो किड के खिलाफ माहौल बन रहा है। और इत्तेफाक की बात कहें कि ये दोनों जो नेपो किड हैं, ये पिछड़ा वर्ग से आते हैं। पिछड़ा वर्ग में भी एक ही समाज से आते हैं, यादव समाज से। और जो अति पिछड़ा वर्ग है वो इनसे डरता है। जो एक समय सवर्णों से डरता था, वो आज की तारीख में यादव समाज से डरता है। यही हाल बिहार में है, यही हाल उत्तर प्रदेश में है। बिहार में जंगल राज की बात कीजिए आप, तुरंत लोगों को यादव राज याद आता है। जंगल राज तो कहने के लिए है, जंगल राज तो जो है वो पूरी व्यवस्था जो उस समय 15 साल सरकार चली उसको लेकर है, लेकिन असल जो गांव के स्तर पर लोगों को नज़र आता है वो ये। और उत्तर प्रदेश में आप अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की बात कीजिए तो लोगों को माफिया राज याद आता है कि माफिया का किस तरह से, माफिया की पैरेलल सरकार चल रही थी। सरकार जो है उनके सामने झुकती थी, सरकार उनके सामने झुकने के लिए हर समय तत्पर रहती थी, उनकी सेवा में तत्पर रहती थी। तो उनकी एक समानांतर सरकार चल रही थी जिसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। जिसने भी रोकने की कोशिश की उसको मिटा देने की कोशिश हुई। अब योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में सारे माफियाओं का सफाया कर दिया। न केवल माफिया का सफाया किया, बल्कि उनके आर्थिक तंत्र को तोड़ दिया। आर्थिक तंत्र को तोड़ा तो उनके आर्थिक तंत्र से जो आर्थिक मदद राजनीतिक दल को मिलती थी वो भी बंद हो गई है। तो वो भी एक परेशानी हो गई, बड़ी परेशानी का कारण है। तो ये जो नेपो किड हैं दोनों उत्तर प्रदेश और बिहार के, मेरा मानना है कि इनके राजनीतिक जीवन का फैसला 2025 और 2027 में बिहार और उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के नतीजे करेंगे। अगर इन विधानसभा चुनाव में बिहार और उत्तर प्रदेश के ये नेपो किड सर्वाइव कर जाते हैं, कायदे से सर्वाइव से मेरा मतलब सत्ता के करीब रहते हैं या सत्ता के दावेदार बने रहते हैं, तो इनका सर्वाइवल होगा और राजनीति इनकी अभी कुछ और समय चलेगी। अगर ये बुरी तरह से हार जाते हैं दोनों राज्यों में, तो आप समझ लीजिए कि ये हाशिए पर चले जाएंगे और धीरे धीरे इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। राजनीति में वैसे कोई पार्टी खत्म नहीं होती, कोई नेता खत्म नहीं होता, लेकिन जब वो सत्ता की दौड़ से बाहर हो जाए तो मैं मानता हूं कि वो उसकी राजनीति और वो नेता खत्म हो गया है। ये हाल उत्तर प्रदेश में मायावती का हो गया और उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का हो गया, जिसकी 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। राजनीति में बदलाव कई बार अप्रत्याशित ढंग से होते हैं। 2007 में किसने सोचा था कि बहुजन समाज पार्टी और मायावती का राजनीतिक कद इतना घट जाएगा, इस स्थिति में पहुंच जाएंगी, लेकिन ऐसा हो गया। तो ये नेपो किड जो है पॉलिटिकली सरवाइव करेंगे कि नहीं, ये निर्भर करेगा इन दो चुनावों पर और इस बात पर कि जो अति पिछड़ा वर्ग है दोनों राज्यों में, वो इन नेपो किड्स के साथ आने का साहस कर पाता है या नहीं। इसी से तय होगा नतीजा भी, इसी से तय होगा इनकी राजनीति का भविष्य भी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।